हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ टोपी शुक्ला का सार। इस सार में मैंने कहाँ से प्रश्न बनते हैं उसमें रेड लाइन भी की है, रेड कलर कर दिया है, लाइन ने की। इस पाठ के लेखक है राही मासूम रजा। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी अधूरा है। आपका क्वेश्चन आ जाता है इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, तो आप इसका उत्तर कहाँ से लिखेंगे? तो ये दो लाइनें ऊपर की और नीचे की लाइनों से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इन दोनों की परवरिश अलग अलग घरेलू परंपराओं में हुई। ये कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम बालभृत नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहते हैं, दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए, परंतु वसीयत करके मरे थे कि मेरी लाश करबला ले जाएं। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो रोज़े और नमाज बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इफ़न की दादी ने बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि किस बात से सिद्ध होता है कि इफ़न की दादी भले ही मौलवी परिवार में शादी करके आई हो, लेकिन उसे अपनी भाषा से बहुत प्यार था, अपने रीति रिवाजों से बहुत प्यार था, तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9-10 बरस में ब्याह कर लखनऊ आई थी, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बेटे की शादी में गाना बजाने की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाई? तो आप लिखोगे कि बेटी की शादी पे गाना बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है, इसलिए बेचारी दिल में महसूस कर रह गई। हाँ, उन्होंने छठी रात पर खूब जश्न मनाया इफ़न की। अब ये कह सकते हैं कि इफ़न की दादी बार बार मायके क्यों जाना चाहती थी, या उन्हें बार बार मायके की याद क्यों आती थी? तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही घी के लिए तरस गई जो पिघली हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तभी लतड़ पतड़ खाती थी, लखनऊ आती मौलवी बन जाती थी। इफ़न की दादी के घर का नाम कच्ची हवेली था। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम वह बीजा हुआ पेड़ याद आया, अपने हाथों से लगाया था जो उन्होंने, वो भी उन्हीं की तरह बूढ़ा हो गया। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें उन्हें याद आती थी, इसलिए वो मायके जाने के लिए तरसती थी। तो इफ़न को कब अपनी दादी के देहांत का समाचार मिला? इफ़न स्कूल चौथी कक्षा में पढ़ते थे। नौकर ने आके खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। उस समय दादी को उनके घर वाले लोग बीवी कहते थे। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था, ये बात सिद्ध कीजिए। क्या आपको अपनी दादी से प्यार है? आपको अपनी दादी की कौन सी अच्छी बात लगती है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। तो आप लिखोगे, अम्मी बाजी तो कभी कभार मार डांट लिया करती थी, अब्बू भी कभी कभी घर को कचहरी समझ के फैसला सुना लेते थे। बस एक दादी थी जिन्होंने उनका कभी दिल नहीं दुखाया। वह रात को उन्हें बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, गुलब कावली, हातिम ताई आदि बहुत सी कहानियाँ सुनाती थी। उसे दादी की भाषा भी अच्छी लगती थी, परंतु अब्बू उसे बोलने नहीं देते थे, और जब वह इसकी शिकायत दादी से करता तो दादी हंस पड़ती और कहती, अनपढ़ गंवार की बोली बोल के तुम क्या करोगे? टोपी को इफ़न की दादी से नफरत थी। जब वह इफ़न टोपी को अपनी दादी से नफरत थी, इफ़न की दादी से नफरत नहीं थी। क्यों अपनी दादी से नफरत थी? इसका आंसर आपको देने जा रही हूँ।
कि जब वह इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। अपनी दादी को इसलिए पसंद नहीं करता था कि एक दिन बैंगन का भुर्ता बना, राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा भुर्ता दे दो। मेज़ पे जितने हाथ थे वो रुक गए। सबकी आंखें टोपी पर जम गई। अम्मी यह शब्द कहाँ से आया? परंपराओं में दीवार आ गई। सुभद्रा देवी जो उसकी दादी थी उसने सवाल किया, किसने सिखाया? दादी गरज के बोली। बहू को भी बहुत सुनाया। तो बहू इतना सुनाने पर माँ ने इरफान टोपी को बहुत मारा। तो इसलिए उसे अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें प्यार नहीं करती थी। और मुन्नी बाबू और भैरव भी उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। इरफान का दोस्त टोपी चुगलखोर नहीं था या बहुत भोला था। इस बात कौन सी उदाहरण से सिद्ध होती है? तो आप ये लिखेंगे, जब टोपी को मार पड़ रही थी, मुन्नी बाबू और भैरव उसे छुड़ाने नहीं आए बल्कि उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे। टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और उसने एक इकन्नी रिश्वत दे के उसे चुप भी कराया। टोपी को मालूम था, चाहता तो ये बात बताकर उसकी भी पिटाई करवा देता, लेकिन उसने ये बात केवल अपने दोस्त को बता रखी थी, किसी के सामने नहीं कहा। इसलिए हम मानते हैं कि वो चुगलखोर नहीं था, बहुत भोला था। अब टोपी को इरफान बहुत अच्छी तरह जानता था। ये बात कैसे सिद्ध होती है? तो जब इतनी मार खाने के बाद अगले दिन टोपी स्कूल आया, उसने सारी बातें इरफान को बताई। तो इरफान समझ गया कि इसने कुछ खाया भी नहीं होगा। वह पास की दुकान पे गया, केले खरीद के लाया, क्योंकि उसे मालूम था कि टोपी को फल बहुत पसंद है। तो ये बात सिद्ध होती है कि इरफान टोपी को खूब अच्छी तरह समझता था। और लोग दादी बदलने, टोपी ने कब कहा कि चलो हम अपनी दादी बदल लें, तो उसके बाद इरफान ने टोपी से क्या कहा? तो जब टोपी ने कहा तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी दादी तोरे घर, तो इरफान ने कहा अब्बू नहीं मानेंगे, मुझे कहानी कौन सुनाएगा? उसी वक्त नौकर आया, उसने कहा दादी तो मर गई। शाम को इरफान के घर जब टोपी गया तो दादी के ना होने से उसे पूरा घर खाली लग रहा था। क्वेश्चन आता है, प्रेम किसी बात का पाबंद नहीं होता। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर कि शाम को इरफान के घर जब टोपी गया तो दादी ना होने से उसे पूरा घर खाली लग रहा था। ना उसे दादी का नाम पता था, ना उससे दादी के हाथ की कोई चीज़ खाई थी। दोनों अजनबी थे, दोनों अकेले थे और दोनों एक दूसरे का अकेलापन मिटा रहे थे अपने प्रेम से। दादी 72 वर्ष की थी और टोपी 8 साल का, लेकिन जो दादी की भाषा में प्रेम था, जो दादी की बातों में अपनापन था, वही टोपी को उनकी ओर खींचता था। इसलिए कहते प्रेम बातों का पाबंद, जात पात का पाबंद नहीं होता। और उसने तो कह भी दिया था, तोरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ठीक थी। अब टोपी ने 10 अक्टूबर 1947 को क्या कसम खाई? ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आप लिखोगे, उसने कसम खाई कि वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके बाप ऐसी जगह नौकरी करते हो जहाँ बदली होती हो, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता की बदली मुरादाबाद हुई थी और टोपी अकेला रह गया। टोपी के पड़ोस में और भी बच्चे थे, लेकिन टोपी कलेक्टर के इतने पैसे वाले बच्चों से दोस्ती क्यों नहीं कर पाया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लिखोगे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम के 3 लड़के थे, उनका कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि छोटा बेटा जो डब्बू था, बड़ा बिल्लू था, वो अंग्रेज़ी बोलते थे। इन तीनों को एहसास था कि हम कलेक्टर के बेटे हैं और इसलिए वो टोपी को अपने मुंह भी नहीं लगाते थे, ढंग से बात नहीं करते थे, उन्हें घमंड था। एक बार टोपी जब उनके बंगले में चला भी गया तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, डब्बू ने हिट किया और सीधा गेंद टोपी के मुंह पे लगी। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। माली एम्पायर बना था, उसने उंगली उठा के आउट कर दिया। अब टोपी इस बात को समझता, उतनी देर में बिल्लू ने टोपी को मार दिया। टोपी लुढ़क के नीचे गिर गया, गाली बकने लगा। माली आया, उसने छुड़वाया। फिर डब्बू ने अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया, कुत्तों ने उसे काट लिया, 7 सुइयाँ लगी।
उसके बाद तो उसने कलेक्टर के घर की ओर रुख भी नहीं किया। जब इरफान चला गया तो टोपी का अकेलापन किसने दूर किया? तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, उनके घर में एक बूढ़ी नौकरानी सीता ने। वो उसके दर्द को समझती थी, वह उसी की पल्लू में रहता था, क्योंकि सीता को भी सभी घर में डांटते थे और टोपी को भी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जाड़ों एक घटना थी, जाड़ों के दिन थे। मुन्नू बाबू के लिए कोट आया, भैरों के लिए भी आया। टोपी को मुन्नी को कोट मिला, बिल्कुल नया था, लेकिन मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था। टोपी ने उसी वक्त वह कोट नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। नौकरानी के बच्चे को दी है चीज़ वापस तो ले नहीं सकते, तो इसलिए घर में ये तय हुआ कि पूरा जाड़ा जाएगा, लेकिन कोई टोपी को नया कोट लेके नहीं देगा। आसमान तो दादी ने सर पर उठा लिया था। पढ़ाई में तेज़ होने के बावजूद टोपी कक्षा में 3 साल क्यों फेल हो गया? तो 10वीं में पहुंचने के लिए उसने बहुत से पापड़ बेले। 2 साल तो वो फेल हुआ। 9वीं में उसकी 49 में पहुंच गया। 10वीं में जब वो पहुंचा सन 52 में पहली बार फेल हुआ, क्योंकि मुन्नू बाबू उस समय इंटर में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे बहुत सुनाया, वो रोया। इरफान चला गया था। पढ़ाई में तेज़ था पर दोस्ती का गम। और दूसरी बात, जब वह पढ़ने लगता मुन्नी उसे कोई ना कोई काम निकल आता। राम दुलारी उसकी माँ कोई चीज़ मंगवा लेती, नौकरों से नहीं मंगवाती, और भैरव उसकी कॉपियों का हवाई जहाज़ बना देता। और फिर दूसरी बार उसको टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वो 3rd डिवीज़न से पास हुआ। अध्यापकों का उसके प्रति क्या व्यवहार था? जब वो 2 बार फेल हो गया तो अभी अध्यापकों का क्या व्यवहार था? तो 9वीं कक्षा में कोई अब उसका दोस्त नहीं था। 7वीं वाले बच्चे आ गए जिसके साथ वो बैठता था, और उसमें तो बूढ़ा ही दिखेगा, अजीब भी लगता था। कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी जब भी कुछ समझाते थे तो उसका एग्जाम्पल दे देते थे। क्या मतलब, बाल बच्च की तरह इसी दर्जे में टिके रहोगे, ऐसे कह देते थे। स्कूल में वो अकेला हो गया। मास्टर उसे नोटिस भी नहीं करते थे। कोई सवाल पूछते, जवाब देने के लिए हाथ उठाता तो जवाब नहीं पूछते। एक दिन तो अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने कह दिया, 3 बरस से किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारी किताबें ज़बानी याद हो जानी चाहिए। इन लड़कों को पढ़ने दो, इन्होंने अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे अगले साल पूछ लूँगा। कक्षा के सारे बच्चे हंसते थे, तो ये बातें उसे बहुत चुभती थी। वो बहुत समझाया। जब वह पहली बार 9वीं में आया तो डॉक्टर का अब्दुल वहीद कक्षा का जो मॉनिटर था, उसने एक तीखी बात कही जो टोपी के दिल में लग गई, और उसने कसम खा ली उस दिन कि टाइफाइड हो या उसका बाप हो, मैंने पास होना ही होना है। भरे ही चुनाव आ गए, पिता चुनाव में खड़े भी हो गए। ऐसे वातावरण में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पास हुआ, लेकिन कैसे? तीसरी बार तीसरे दर्जे से।